जय जोहार, नमस्कार। आप फेस ऑफ छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में हम छत्तीसगढ़ के उन चर्चित चेहरों का इंटरव्यू करते हैं जो छत्तीसगढ़ में जाने पहचाने हैं और अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं ख्याति प्राप्त हैं। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम फेस ऑफ छत्तीसगढ़ का चेहरा है गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद जी। तो सबसे पहले निषाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और आज आप हमारे फेस ऑफ छत्तीसगढ़ का हिस्सा बने हैं, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। और आपके माध्यम से कम जो संघर्ष किए हैं, उस संघर्ष की दास्तां आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है। ज़रूर सच्चाई लोगों तक पहुंचना चाहिए और आपका जो प्रयास है, बहुत ही सराहनीय है। जी। तो जैसा कि हम आपको बता दें दर्शकों, जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी, विधानसभा चुनाव की बात कहें, चाहे लोकसभा चुनाव की हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा उनकी लहर चल रही थी। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में गुंडरदेही जो विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पर दूसरे बार कुंवर सिंह निषाद को जनता ने चुना है और दूसरी बार उन्हें विधायक बनाया है। तो आज हम चर्चा करेंगे विधायक, और इस क्षेत्र के लाडले विधायक कहने में हम कुछ कमी नहीं करेंगे क्योंकि हर लोगों के बीच तक ये पहुंचते हैं। और आज हम जानेंगे कि उन विधायक का जो सफर है कैसे शुरू हुआ, कैसे वो राजनीति में जो है अपनी जर्नी की उन्होंने शुरुआत की थी। निषाद जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका व्यक्तिगत परिचय क्या है, क्योंकि वैसे भी आप परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि आपका व्यक्तिगत परिचय क्या है, आपका लालन पालन कहाँ हुआ, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, जरा दर्शकों को बताएं। अ, मेरा नाम कुंवर सिंह निषाद और अभी वर्तमान में विधानसभा गुंडरदेही क्षेत्र का विधायक हूँ। मेरी परवरिश वर्तमान में नगर अर्जुंदा, जो पूर्व में ग्राम पंचायत हुआ करता था, वहाँ एक सामान्य परिवार में हुआ। मेरे पिताजी और मेरी माँ एक सामान्य परिवार से हैं। पिताजी मत्स्य कृषक हैं। बचपन से ही हम लोग परिवार के संघर्ष को देखते आए हैं। बड़ा भाई साइकिल का मैकेनिक था और बढ़िया उम्दा मैकेनिक था। जी। लोग उसके नाम से उसके पास साइकिल की रिपेयरिंग करने के लिए आते थे। लेकिन आज जब संघर्ष की बात आई है और आपने कहा है कि आप कैसे निकले, तो मैं छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था और छात्र जी। जीवन से मेरी अभिरुचि राजनीति में रही है। मैं 11वीं पढ़ रहा था, उस समय छात्र संघ का सांस्कृतिक सचिव भी था और क्रिया नायक भी था। 12वीं पढ़ते तक छात्र संघ में सक्रिय रहा और कॉलेज में जैसे ही गया, अर्जुंदा कॉलेज से मेरी शिक्षा की शुरुआत हुई, ग्रेजुएशन की। जी। तो फर्स्ट ईयर में ही मैं छात्र संघ का सचिव निर्वाचित हुआ था और लगभग 93-94 के जो उपचुनाव जो हुए हैं जी। सरकार के, उस समय मैं विधिवत रूप से कांग्रेस की सदस्यता लिया और उस समय तत्कालीन माननीय स्वर्गीय प्यारेलाल बेलचंद्र जी विधायक रहे, उनके साथ चुनाव प्रचार किया। उनके साथ पार्टी से जो जुड़ाव रहा है और आज तक वो सफ़र जारी रहा। कॉलेज, समाज और उसके साथ सबसे बड़ा एक और कारण था कि मैं छात्र जीवन की राजनीति के साथ साथ, अब अर्जुंदा नगर संस्कृति की नगरी है, जी। तो मैं सांस्कृतिक विधाओं से भी जुड़ा रहा। लोक रंग के माध्यम से मेरी कला यात्रा की शुरुआत हुई, जो पहले स्वर लहरी टीम के नाम से 1 साल तक चली। उसके बाद हमने उसका नामकरण किया और लोक रंग चला, जो आज केवल छत्तीसगढ़ नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपनी नाम का डंका नाम बजा का रहे हैं। डंका बजा रहे हैं। उसकी प्रसिद्धि पूरी फैली हुई है। जी। वहाँ से मेरी सांस्कृतिक यात्रा की शुरुआत हुई और फिर मुझे पीछे मुड़कर देखने को नहीं मिला। उसके माध्यम से लोगों में एक चर्चित चेहरा भी हुआ। कला के क्षेत्र में समाज के लिए हम लोग करते ही थे, राजनीति में भी अपना छोटा मोटा प्रयास लोगों के साथ चलता रहा और लगभग अमूमन हर नेताओं से एक जान पहचान थी। तो ये मेरी छात्र जीवन की राजनीति से, कला जीवन की शुरुआत से और संघर्ष के साथ रहा और तब आज यदि ये मुकाम मुझे मिली है, जी। 24 साल के संघर्ष के बाद मुझे 2018 के चुनाव में जी। टिकट मिला। और उसके बाद लोगों में एक बात आई कि हमेशा लोगों में एक टेग लगा रहता था कि बड़े लोग को ही टिकट जी। मिलता है और वही जीत पाते। ये मिथक मैंने नहीं तोड़ा, गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र की जनताओं ने मिथक को तोड़ा है और एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को सिरमौर बनाकर, एक ताज सौंपकर गुंडरदेही क्षेत्र के नेतृत्व करने का अवसर दिया और आज दोबारा दिया है। तो कहीं ना कहीं इन 5 साल के कार्यकाल में थोड़ा बहुत जनता के बीच रहा हूँ या जनता के लिए कुछ किया हूँ, तब दोबारा आशीर्वाद मिला है। मैं गुंडरदेही क्षेत्र की जनता और मतदाताओं का आभार करता हूँ। जी। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनके जो राजनीति जीवन की जो शुरुआत हुई है वो स्कूल जीवन से हुई है, छात्र जीवन से ये राजनीति में आए हैं। और एक कहावत भी है निषाद जी कि पूत के पाँव पालने में दिखते हैं।
तो आपको राजनीति में आना है, नेता बनना है, आपने बचपन से ही ठान लिया था। जी। अब इसी से जुड़ा हुआ एक हमारा सवाल ये है कि राजनीति का ही आपने जो क्षेत्र है वो क्यों चुना? क्योंकि आप छात्र जीवन में आए तो भी आपने शुरुआत राजनीति से की। राजनीति में आपने क्यों प्रवेश किया और राजनीति में आपके गुरु, आदर्श आप किन्हें मानते हैं? मैं राजनीति में आने का मेन कारण मेरा एक था कि मैं शुरू से ही छात्र जीवन के साथ साथ सामाजिक कार्य में जुड़ा रहता था। जी, और सामाजिक कार्यों के साथ साथ बहुत से ऐसे क्षण आते थे, चाहे वो छात्र संघर्ष की बात रही हो, अन्य चीज़ों पे, तो राजनेताओं से मुलाकात होती थी। जी, तो राजनीति में आने का कारण ये भी रहा कि मैं 94 में सबसे पहले पंचायत चुनाव में अपना कदम रखा और 94 में पंच निर्वाचित हुआ उस समय। जी, जब ग्रेजुएशन मेरी हो गई थी और उस समय हम लोग 95 के आसपास मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई, तो उस समय हम लोग लगभग मेरे बैच के हम लोग 6 लोग थे जो पोस्ट ग्रेजुएशन उस समय 94 हम लोग जी, पंच बने थे। और वहाँ से एक मन में जब आता है ना कि जब किसी चीज़ के लिए लग जाओ, जी, तो एक भाव आता है कि फिर धीरे-धीरे वो सीढ़ी बढ़ते जाए। तो फिर 94 में पंचायत चुनाव में पंच के बाद 2000 में जब चुनाव हुई सरपंच की, तो मैं चुनाव लड़ा सरपंच की। जी, 2 बार चुनाव लड़ा, हार गया, लेकिन मन में एक इच्छा थी कि आज यदि सरपंच का चुनाव लड़ा हूँ और हार गया हूँ, पीछे नहीं जाऊँगा। तो मैं लगातार समाज के क्षेत्र में भी, राजनीति के क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में हमेशा बढ़ने का प्रयास किया। और वो एक दृढ़ इच्छा थी मेरी कि कहीं न कहीं राजनीति के पद में पहुँचूँ। जी, लोगों की भी जब बात होती थी महू लड़ूँ विधानसभा, ऐसे सामान्य बात होती थी विधानसभा लड़ते का, तो कई जने बोलते सपना मत देख, कितना बड़ा सपना देखना, सरपंच-वरपंच, जनपद, जिला ऐसा कुछ सोच ले, जी, उस हिसाब से। लेकिन मेरी इच्छाएँ थी कि मैं भी, क्योंकि एक समाज, मेरा समाज जो अति पिछड़ा हुआ है, यदि समाज को नेतृत्व नहीं मिलेगा, तो समाज के लोग जाएँगे कहाँ? जी, तो कम से कम एक समाज के प्रतिनिधि होने के नाते मेरे मन में बातें आती थी। और उस समय चुनाव के दौर में, चाहे वो 2003 का चुनाव हो, 2008 का चुनाव, 2013 का चुनाव, अपने समाज के लोगों के साथ मैं लगातार, जब उन लोग टिकट के दावेदार करते थे, मैं भी उनके साथ पीछे-पीछे उनके साथ दौड़ता था, जी, चलता था, चाहे जिसके भी लिए हो। 2013 में भी एकदम सक्रियता रूप से भी माँग चली थी मेरी टिकट के हुँ, रूप में। उस समय मैं समाज के लोगों के साथ, और समाज के लोगों ने भी मेरा नाम बढ़ाया था, लेकिन वो समय नहीं हो पाया। लेकिन 2018 के चुनाव के पहले 2017 में जी, जब राष्ट्रीय स्तर पर माननीय राहुल गांधी जी की एक टीम बनी थी, अखिल भारतीय मछुआ कांग्रेस, ऑल इंडिया फिशरमैन कांग्रेस का गठन हुआ। जी, छत्तीसगढ़ से एक ही सम्मान मुझे वहाँ नेतृत्व करने का अवसर मिला और पूरा प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। वहीं से राजनीति, जो राष्ट्रीय राजनीति की जो मेरा जी, पदार्पण और शुरुआत हुआ, और वहाँ पर मुझे प्रदेश की बात और अपने समाज की बात को रखने का अवसर मिला। तो और निश्चित ही मेरे जो राजनीतिक गुरु स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर जी रहे, जी, और उनके जो शिष्य हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री रहे माननीय भूपेश बघेल जी, वो हुँ, मेरे राजनीतिक सलाहकार, राजनीतिक गुरु के रूप में रहे, जिनका मार्गदर्शन से आज दोबारा, मतलब पहली बार मुझे जो टिकट मिला, उन्हीं के निर्देशन में मिला और उन्हें मुझे अवसर दिया। और वो अवसर समाज का नेतृत्व का था, केवल कुंवर सिंह का नहीं था। कुंवर सिंह के माध्यम से निषाद समाज को एक नेतृत्व प्रदान करना था। उसकी उम्मीद पर, उसकी कसौटी पर अगर खरा उतरा हूँ, तो निश्चित ही समाज के लोगों ने मुझे सहयोग किया जी, और क्षेत्र की जनता ने मुझे जो आशीर्वाद और संबल दिया, उसी का प्रतिफल कि आज दोबारा जीत कर यहाँ पर जी। आपके तो सामने बैठा हूँ। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब चुनाव का समय आता है, विधानसभा चुनाव का जब समय आया था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लहर चल रही थी भाजपा की, लेकिन जो अभी विधायक हैं कुंवर सिंह निषाद जी, उनके कहीं न कहीं उन्होंने जो लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई थी, समाज के लिए इन्होंने कुछ किया था, तो उसका वही फल मिला कि जब 2023 में जब ये चुनाव हुए विधानसभा चुनाव के, तो उसके बाद उन्होंने फिर से जीत हासिल की है और जीत ही नहीं हासिल की, आपने अच्छे खासे मतों से आपने जीत भी दर्ज कराई है। क्योंकि लहर चल रही थी जी, भाजपा की। तो जब हम बात करते हैं, अभी हम विधायक जी कह रहे थे कि निषाद समाज के लिए इन्होंने काम किया है, मछुआ संघ का निर्माण हुआ जिसमें से इनके राष्ट्रीय राजनीति में इन्होंने पदार्पण इनका हुआ था। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है निषाद जी, जिस प्रकार से आपको निषाद समाज की, छत्तीसगढ़ के समाज की एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या लगता है कि आप लोगों की समाज के लोगों के लिए और कितना कुछ कैसे बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि कहीं न कहीं उन्हें नेग्लेक्ट किया जाता था या फिर उन्हें कहा जाता था कि नहीं ये समाज के हैं। लेकिन आपने उस लोगों की सोच को बदल दिया, तो निषाद समाज के लिए और ऐसे क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपके माध्यम से किए जाने हैं और जिसका सराहनीय उद्देश्य है वो आगे हमें दिखेगा? निश्चित ही राजनीति में आने के बाद, विधायक बनने के बाद समाज में एक परिवर्तन आया, सोच में परिवर्तन आया। लोगों में इच्छा जागृत हुई राजनीति में आने का। जी, तो त्रिस्तरीय पंचायत राज के चुनाव में भी लोग आए, नगरीय निगम के चुनाव में आए, नगर पंचायत के चुनाव में आए, नगर पालिका के चुनाव में आए, और यहाँ तक कि कुछ लोग
विधानसभा और लोकसभा के टिकट के दावेदार, तो उनके अंदर कम से कम महत्वाकांक्षा तो जागी कि जी हम लोग भी इस दौर में आए। तो ये मुझे राजनीति के माध्यम से उन लोगों के बीच में एक आकांक्षा को, महत्वाकांक्षा को जगाना था, जी जो आज पूरी तरीके से जागृत हो चुके हैं। ठीक है, वो निर्णय लेने का काम सिर्फ नेतृत्व का होता है, लेकिन उनके अंदर एक भाव तो आया, कम से कम राजनीति में पदार्पण हो। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जब आप राजनीति में पदार्पण करते हैं, जी जब पार्टी आपको नेतृत्व करने का अवसर देती है, तो सबसे बड़े आपके हथियार होते हैं कार्यकर्ता। जी भाई जिस समाज से आप उत्पन्न हुए, जिस समाज के प्रति समाज के लोग को दायित्व बनती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अगर बात होती है तो कार्यकर्ता है, जो जमीन पर जाकर आपके लिए लोगों से लड़ाई करते हैं। गांव गांव में वही है जो जी झंडा उठा के पार्टी के लिए चलते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ी अगर कोई पूंजी और ताकत है, मेरे कार्यकर्ता है। जी यदि दूसरी बार यहाँ पर अगर खड़ा हूँ, बैठा हूँ और नेतृत्व कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ी अगर मेरी कोई पूंजी है तो मेरे पार्टी के एक कार्यकर्ता है, और वो पदाधिकारी है। जी। तो वही बात जो है, जिस प्रकार से कहते हैं ना कि जब रामेश्वर में जब सेतुबंध जो पुल था उसका जब निर्माण हुआ था, तो जब इनका श्रेय जब पूछा गया तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये कहा था कि अकेले मेरे बस की बात नहीं थी, जो मेरे साथ के जो मेरे लोग थे, यहाँ तक कि गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था उस सेतु को बनाने में। तो वैसे ही कहना इनका ये है कि इनके जो कार्यकर्ता हैं, इन कार्यकर्ताओं के द्वारा ही जो है आज इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन फिर से एक बात फिर से उठेगी, मैं विधायक कुंवर सिंह निषाद की तुलना भगवान श्री राम से नहीं कर रही हूँ, ये चीज मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जब आप किसी काम में आगे बढ़ते हैं तो अपने साथ के सहयोगियों को, उनके सहयोग को और उनके काम को कभी नहीं भूलना चाहिए। और शायद यही कारण है कि आज आप दोबारा गुंडरदेही के आप विधायक चुने गए हैं। जी जी जी। आप जो है निषाद जी, लोगों के बीच में आपकी छवि जो है एकदम दोस्ताना टाइप की है, लोग आपसे सहज भाव से मिल लेते हैं, आप लोगों से सहज भाव से मिल लेते हैं। कैसे इन चीजों को आप मेंटेन कर पाते हैं? ये मुझे परंपरा और ये संस्कृति और संस्कार मुझे विरासत में मिली, जी क्योंकि मैंने बचपने से देखा है अपने माँ बाप को संघर्ष करते हुए। जब हम लोग को बाजार में अपने लिए किसी चीज़ की जरूरत पड़ती थी, जब पैसे मांगते थे तो दो दो डांट पड़ता था, और 1 रुपये मांगते तो 10 पैसे 4 आने 8 आने में बहुत होती है। लेकिन यदि जी कोई मांगने आ जाता था तो तुरंत मेरी माँ, जो अभाव में जिंदगी जीती थी, लेकिन लोगों में उसके सामाजिक भाव जो मैंने देखा, यहाँ से निकाल कर 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये दे देती, तब हम लोग विरोध करते थे। जी हमन मांगे तो नहीं दे, सो मनी तो दे दे, बेटा बेटा कहीं नहीं हो, वो मन बाहर ले आए, तेरे घर में है तो बोला कब हो जी। तो आज मुझे लगता है, जो मेरे माँ बाप उस समय संघर्ष के दौर में जो त्याग किए हैं, जी हमारे लिए किए हैं, कि मेरे बच्चों को सुख की रोटी नसीब हो। और हर माँ बाप का आस होता है कि उनका बेटा अगर कोई अच्छी जगह हो तो कम से कम हमें अच्छे ढंग से रखे, सुख से रखे, पाले। और आज मुझसे निश्चित मुझे ये गर्व होता है जी कि मैं उस अभाव में पले माँ बाप, जो कभी मुझे एहसास नहीं होने दिए किसी चीज की कमी का, जी आज मैं उसके लिए कुछ तो कर पा रहा हूँ, कुछ तो कर पा रहा हूँ। जी ये नहीं कह पा रहा हूँ कि मैं अपने माँ बाप की अपेक्षाओं को पूरा कर रहा हूँ या पूरा कर चुका हूँ, मैं उसके लिए कुछ तो कर पा रहा हूँ। इससे मुझे संतुष्टि और खुशी मिलती है कि मैं अपने माँ बाप की थोड़ा बहुत सेवा कर पा रहा हूँ। जी और हर बच्चा यही चाहता है कि अपने माँ बाप की सेवा करें, और हर माँ बाप की अपेक्षा अपने बच्चों से होती है कि वो हमारे लिए कुछ करें। जी तो इस उम्मीद में मैंने कसौटी में खरा उतरने का प्रयास करा, और इसमें सबसे बड़े मेरी सहयोगी ग्रुप में है तो मेरी धर्मपत्नी। जी यदि आज मैं क्षेत्र में निर्विघ्न रूप से और निष्फिक्र होकर घूमता हूँ, जी तो घर में सबसे बड़ी अगर मेरे प्रति कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी है तो मेरी धर्मपत्नी का है। लड़ाई वड़ाई नहीं करते हैं भाभी नहीं, जी? लड़ाई घर में होती है, क्यों नहीं होती है? जब आप लेट से आते हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि सारा समय तो आपका जनता के बीच में बीतता है। आप सुबह 7 बजे निकल गए, रात में 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे आ रहे हैं, तो भाभी जी लड़ाई वड़ाई नहीं करते हैं? वो अपने आप को एडजस्ट भी कर ली है। अब उसको पता है समझौता नहीं है, ये आपसी सहमति है, रूटीन है। रूटीन है। अब उसको समझ में आ गया कि मैं इसको बोलूं या ना बोलूं, ये तो केवल अब समाज के लिए हो गए हैं, जी जनता की सेवा के लिए। और निश्चित ही जनता ने यदि मुझे विश्वास किया, आपने कहा है कि जनता के साथ एक सहज भाव के साथ, और मैंने करीब से नेताओं के साथ जो बैठक उठक देखा है, जिन नेताओं के साथ मैंने सहज प्रवृत्ति देखी है, लोगों के साथ मिलना जो है, तो मैं उसी का अनुसरण कर रहा हूँ। जी क्योंकि लोगों को तकलीफ इस बात की होती है कि यदि वो नेता के पास जाए तो 2 लोग को लेके जाके मिलना पड़ता था, तो वो परिस्थितियां निर्मित पर। इसलिए मैंने कहा कि जिसको भी काम है मेरे पास सीधे आए और मुझसे बात करे, जिसका काम हो चले जाए। यदि जनप्रतिनिधि के साथ जनता जी का जुड़ाव सहज रूप में होता है तो निश्चित ही जनता भी उस जनप्रतिनिधि के साथ ऑटोमेटिक सहज रूप से जुड़ जाते हैं। यही मेरा भाव था कि लोगों के बीच दूरियां खत्म हो जाए, जी और वो दूरियां मैंने खत्म करने का प्रयास किया है। चाहे मेरे घर के सदस्य के साथ मिले, या मुझसे मिले, या मेरे कार्यकर्ताओं से मिले, या मेरे पदाधिकारी से मिले, सबके साथ मैंने यही
बात एक ही कि कोई भी आता है उसको बराबर सम्मान मिले। अगर मैं भी नहीं हूँ तो जी, कम से कम मेरे घर में आते हैं तो मेरी धर्मपत्नी, मेरे माँ बाप, कभी कभी लोगों को तो ऐसा लगता है कि हम मेरे बाप से पूछ लेते हैं कि विधायक घर ये रेखा प्रत्येक कौन हरस, मतलब इतने सामान्य रूप से उन लोग रहते हैं। जी, कभी नहीं लगा होगा उनका उनका बाप उनका बेटा विधायक है। और मेरे यहाँ भाई को तो बहुत से लोग, बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरा भाई है। उसको कोई मतलब नहीं कि उसका भाई विधायक है, कि उसको उसका रूटीन है। वो अपने काम से आता है, काम जी। से जाता है, और अगर कुछ बातें हो तो जरूर बोल देता है मुझे ऐसे ऐसे करके। लेकिन कभी उसने मेरी राजनीति के ऊपर ना कभी कचाप किया है, ना कोई हस्तक्षेप किया है। हस्तक्षेप की। जी। तो जिस प्रकार से बात चल रही है, एक कोऑर्डिनेशन हम बोल सकते हैं, समन्वय की जो बात चल रही है, वो जनता और नेता के बीच में होनी चाहिए, तभी जो राजनीति की गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से चलती है। आप यही कहना चाह रहे हैं? जी क्योंकि जी जनता जो है, किसी व्यक्ति को एक शीर्ष तक बिठा भी सकती है और अगर चाहे तो जनता शीर्ष से फर्श तक भी ला सकती है और वो ताकत होती है जनता में और उनके वोट में। लेकिन उन चीज़ों का जो समन्वय करते हुए जो गंडरदेव के जो विधायक हैं, उन्होंने ये काम किया है और दोबारा जो है जीत करके विधानसभा के क्षेत्र में विधायक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम बात करेंगे विधायक जी, जिस प्रकार से आप परिवार के बारे में आप बात कर रहे थे, आपने बताया कि किस अभाव में आपने ज़िंदगी अपनी जी है, फिर कैसे आपने ये सारे रास्ते तय किए। जो आपने कहा छात्र जीवन से लेकर के जी आपने पंच की भी लड़ाई लड़ी, आप कई क्षेत्रों में आपने राजनीति में प्रवेश किया। कितनी चुनौतियाँ मिली आपको इन रास्तों में? क्योंकि होता है ना कि जब हम अच्छा काम करते हैं, तो कई ऐसे लोग होते हैं जो हमें पीछे से खींचने लगते हैं, जी वो जी नहीं जी चाहते। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? जी चुनौती, मैंने बचपन से चुनौती स्वीकार की है। मैंने कहा छात्र जीवन की राजनीति में भी चुनौती मिला मुझे। जी, छात्र जीवन से ही संघर्ष रहा। यदि आज अर्जुनदा का कॉलेज जिस जगह पे बना हुआ है, उस जगह के लिए भी मैंने 92 में जी, एक संघर्ष की लड़ाई लड़ी। और वो संघर्ष इस बात का था कि हम लोग आज तो स्कूल में उधारी की कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी किसमें पढ़ेंगे। जी, तो उसके लिए हमने जगह के लिए लड़ाई लड़ी। वो फिर जगह हमको मिला, लगभग 13 एकड़ की जमीन उस समय हमने कलेक्टर से अलॉटमेंट करवाई। तब वो जी। जगह आज और कॉलेज वहाँ पर बन रहा है और संचालित हो रहा है। और उसके बाद रही बात, और आपने जो कहा है अभाव, मुसीबतों की और चुनौती, अभाव की, जी, चुनौती की, तो पंच का चुनाव लड़ा। उसके बाद जब सरपंच का चुनाव लड़ा, चुनौती सामने थी, क्योंकि लोग ये चाहते थे ये पंच बन गया, ये छोटा आदमी सरपंच कहाँ बनेगा। तो वो चुनौती मैंने स्वीकार किया था, जी, वो तिरस्कार भी मैंने सहा। फिर सामाजिक नेतृत्व की बात आई। जी, समाज के जब चुनाव हुए तो एक एज पर मैं जाके समाज के प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव लड़ा। जी, वहां मेरी हार हुई। मैं पीछे नहीं हटा, क्योंकि मैं चुनौती स्वीकार करने वाला आदमी। जी, फिर जिला निषाद समाज का चुनाव हुआ, वहां भी लड़ाई किया। फिर जिला निषाद समाज का चुनाव मैं लड़ा, वहाँ से मेरे सामाजिक नेतृत्व करने का फिर अवसर समाज के लोगों ने मुझे दिया। और वहाँ के बाद जब फिर मैं विधायक बना, जी, वो भी मेरे लिए चुनौती था। चुनौती बनने के बाद, विधायक बनने के बाद फिर प्रदेश निषाद समाज की लड़ाई लड़ी। लोग जी, कई बोलते थे कि तुम विधायक हो, अगर चुनाव हार गए हो तो अच्छा विपरीत असर नहीं पड़ेगा। मैं बोला यदि मैंने कुछ किया होगा समाज की तो जरूर समाज मुझे नेतृत्व सौंपेगी। और प्रदेश निषाद समाज के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, उसमें विजयी हुआ। जी, तो लोगों ने भरोसा किया, समाज के लोगों ने भरोसा किया। उसकी जिम्मेदारी को आज भी निर्वहन करने का प्रयास। का संभव नहीं कि मैं अपने ही कार्यकाल में सारे समाज को संतुष्ट कर पाऊं, लेकिन जी, मैंने प्रयास किया है कि जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर मेरे समाज के लोगों को एक सम्मान मिले। और निश्चित ही जब सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की रही, जी, तो समाज के लोगों को एक कई अवसर मिले, कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए जिसमें समाज के लोग को महत्व मिलता था। जी, और समाज के जो हमारे पुश्तैनीय परंपरागत जो हमारे जो धंधे हैं, जी, उसको भी सरकार ने बहुत से सहयोग किया। तो ऐसा चुनौती भी हमने स्वीकार किया, और आज भी चुनौती, जी, आज भी विपक्ष में है तो ज्यादा चुनौती है। चुनौती इस बात की, क्षेत्र में काम करना है, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना है, जनता की मांग को पूरा करना है, जी, और सरकार से भी लड़ाई करना है। तो ऐसे बहुत से चुनाव, और देखिए जब लोग आप नेतागिरी करते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक चोला आता है चुनौती का। जी, उस चुनौती को आपको स्वीकार करना है। यदि जिसने चुनौती स्वीकार कर लिया तो निश्चित ही देखिए, उबड़ खाबड़ रास्ते तो होंगे, चलना आपको उस डगर पे कैसे वो आपको तय करना जी, है ना। कि गड्ढा को पाट के चलते हैं, कि आप उसको दौड़ के जंप करके कर चलते हैं, या शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, वो जी, आपके कार्यशैली और कार्य क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। तो वो चुनौती मैं स्वीकार करके चल रहा हूँ। डगर जरूर मुश्किल हो सकता है, पथ लंबा हो सकता है, लेकिन मैंने जीवन में चुनौती स्वीकार किया और चुनौती स्वीकार करके चलता हूँ। और जीवन में कभी चुनौती से डरा नहीं हूँ, न संघर्ष से डरा हूँ।
जी। तो जिस प्रकार से चुनौती और संघर्ष की बात चल रही है, क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सफलता की सीढ़ी चढ़ता है, तो कहीं न कहीं उन्हें बीच में रोड़े आते हैं, अवरोध आता है, बाधा उत्पन्न होती है, लेकिन उन तमाम चीज़ों को यदि जो पार कर गया, वो सफलता की सीढ़ी तक पहुँच जाता है। और ऐसा ही उदाहरण हमारे साथ है इस फेस ऑफ छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में कुंवर सिंह निषाद जी। फिलहाल इनसे बातों का सिलसिला हमारा जारी रहेगा, लेकिन अभी वक़्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द लौटेंगे। उन्होंने सामना किया है और इनके साथ ही परिचय में एक चीज मुझसे रह गई थी बताने के लिए कि हमारे जो विधायक महोदय हैं वो संस्कृति से कला से भी जुड़े हुए हैं। तो ब्रेक के बाद की जो बातचीत की जो शुरुआत है जी। आप छत्तीसगढ़ी विधा से जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम आप करते थे, आपकी जैसे एक संस्था भी है। कोई एक गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो, छत्तीसगढ़ी गाना जिसे आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? निश्चित ही यदि मुझे आज पहचान और प्रसिद्धि मिली है, तो वो इस छत्तीसगढ़ी संस्कृति, छत्तीसगढ़ की कल्चर के बदौलत मिली, छत्तीसगढ़ की संस्था के बदौलत। जी, मैंने आपसे कहा कि जब हमने कला यात्रा की शुरुआत की, हम लोग दोस्त मिलकर एक संस्था बनाए थे स्वर लहरी। जी, स्वर लहरी के बाद फिर उसका नामकरण हुआ। उस समय आदरणीय रामिदा तिवारी जी और मेरे कला के गुरु स्वर्गीय दीपक चंद्राकर जी, मिथिलेश साहू जी, कुलेश्वर ताम्रकर जी, उस समय दुष्यंत हरमुख जी, ये सब मिलकर मुझे उस समय बहुत सहयोग किए। जी, लोकरंग के नाम से संस्था बनी और लगातार उस संस्था के माध्यम से हम लोग मंची प्रस्तुति किए। और उस समय लोकरंग को इतना नाम, इतनी प्रसिद्धि, इतनी शोहरत मिली, तो पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं रहा। और वही कला के माध्यम से लोगों तक मुझे जाने का भी अवसर मिला। और उसके माध्यम जब हम लोग कला संस्कृति से जुड़े थे, तो एक कला के, मैं कहूँ उसको मर्मज्ञ कहूँ या कला के एक ज्ञाता कहूँ, जी, स्वर्गीय मिथिलेश साहू जी आज ज़रूर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब हम लोग छत्तीसगढ़ संस्कृति की कला को ढूँढने जाते थे, देखने जाते थे, उनकी बारीकों को समझने जाते थे, तो गरियाबंद के सुदूर अंचल जंगलों पे जाते थे हम लोग। और ऐसी जगह जाते थे उस समय जहाँ पर्याप्त संसाधन ना हो, या तो गाँव में बिजली मत हो। जी, चयन हम लोग ऐसे करते थे, गाँव में बिजली मत हो, क्योंकि वहाँ पर फिर हमको वास्तविक संस्कृति का ज्ञान होता था। जी, लोगों के पास कुछ नहीं होती थी, तो हम लोग एक 2 इन 1 को लेके जाते थे। जी, उस 2 इन 1 में सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते, रात को उनके साथ शाम को बैठते थे और वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कल्चर को हम लोग को देखने को मिलता और वही संस्कृति और कल्चर को वास्तविक रूप में संगीत में पिरोकर लोगों को लाने का काम करते थे। तो वो संघर्ष का दौर आज यदि देखा जाए तो लोग ऐसे नहीं कर पाएँगे। 1 घंटा आदमी बगैर पंखे के ना सो पाता है, जी, ना चल पाता है, ना कुछ, और लाइट चाहिए आदमी को, अगर कुछ नहीं तो लाइट तो चाहिए, पंखा चाहिए। लेकिन उस समय हम लोग बगैर संसाधन में ऐसे जगह रुकते थे जहाँ ना बिजली होती थी, ना कुछ होती थी। तो उन अभाव में हम लोगों की कैसे जीवन शैली होती थी, कैसे रहते थे और उस अभाव में कैसे बढ़िया जी, जीवन शैली को जीते थे और संस्कृति से जुड़े रहते थे। तो ऐसे बहुत से गीत जो होते थे, जो वहाँ एक आदिवासी संस्कृति ज़्यादातर दिखती है, गरियाबंद की तरफ आप जाएँगे तो कमार और भुंजिया लोग रहते हैं। उनकी संस्कृति एकदम अलग। तो उनकी संस्कृति के साथ जुड़े होते थे, वहाँ उन लोगों के साथ नृत्य करते थे, तो उस नृत्य में उनकी जो गायन की शैली होती थी, बहुत अलग होती थी। जैसे जब कुछ होता था, एक सामूहिक गीत होती, सामूहिक आह्वान होता था, तो लोगों के बीच एक संस्कृति का जो एक गीत होता था, जिसको यदि मैं आपको गाऊँ तो आपको भी समझ नहीं आएगा कि ये कौन-सा गीत है और कैसे शुरुआत होती है। तो आगिल उठल धर भाचा चल माचा सोएला, आगिल उठल धर भाचा चल माचा सोएला, ओ माचाले गिर परे दुनो मामा भाचा, ते धरबे डांग डोरी में धरहूँ डोरी, वो डोरी ले मन भरा ले पीले जावर जोरी, जरा सावन होरी मल्ला मिलावो जावर जोरी। खूटा ऊपर खूट पैरी पानी भीतर ऐरी, बदक को ऐरी बोलते हैं उधर। खूटा ऊपर खूट पैरी पानी भीतर ऐरी, निहर के पै लगी करे, निहर के पै लगी करे, ठाड़े ठाड़ चुमा, ले जा रे बलमा, छान के टेढ़गा तुमा टोर के ले जा, हो ले जा रे बलमा, छान के टेढ़गा तुमा टोर के ले जा। ये ऐसे गीत हैं जी, जो लोगों को बरबस ही नाचने को, झूमने को और गाने को मजबूर कर देते। तो ऐसी परंपरागत गीत और संगीत अब बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आज भी जो वास्तविक है वो वास्तविक रहेगा। हम चाहे उसको कितना परिष्कृत कर लें, जैसे आधुनिक हम कर पुराने गाने आज भी लोग जी, सुनते हैं, कितना भी नया गाना है, 4-6 महीने के बाद वो परिदृश्य में नहीं रहते हैं, लेकिन आज फिर वही पुराना गाना बजे कि जी, कौन दिशा में लेके चला रे बटोही, तो लोग एक बार उसको सुनने का प्रयास करते हैं।
तो ऐसी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है जिसके साथ मैं जुड़ा रहा, और वही संस्कृति है जो मुझे आज तक यहाँ तक पहुँचाने। जी। तो जिस प्रकार से हम बता रहे हैं कि हर जिस क्षेत्र के जो विधायक हैं, वो राजनीति के साथ-साथ कला के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं और जहाँ पर कार्यक्रम कुछ होता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। आप कहीं न कहीं गीत गुनगुना देते हैं, जी, जी, लोगों के जी। बीच आप चले जाते हैं। अब हम फिर से आते हैं इनकी राजनीति क्योंकि विधायक हैं और विधायक की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती है, आपको और हमें सबको पता है कि एक विधानसभा क्षेत्र को उनको लेकर के चलना होता है। विधायक जी, हम देखे हैं कि पिछले पंचवर्षीय योजना में पंचवर्षीय जो था आप उसमें विधायक रहे हैं। इस बार भी जनता ने आपको विधायक बनाया है। तो पिछले साल जो आपके कुछ ऐसे काम थे जो अधूरे रह गए हैं उसको इस साल आप पूरा करेंगे? और बिल्कुल। क्या-क्या गुंडरदी क्षेत्र की और क्या-क्या ऐसी आवश्यकताएँ हैं जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं? निश्चित ही मैंने पूर्व के सरकार के समय बहुत से कार्य योजना ऐसे बनाए थे, और बहुत से कार्य योजना मुझे जमीन पर धरातल पर फलीभूत होते मिले, और सरकार ने मांग भी पूरी की और वो धरातल पर दिख रहे हैं। जी। चाहे वो हम उद्यानिकी महाविद्यालय की बात करें, रोड जेवरतला में कॉलेज की बात करें, ऐसे बहुत से सड़क हैं जिसे हम कभी परिकल्पना नहीं कर जा सकते, वो बन जाए, वो बने। बहुत से ऐसे सिंचाई के संसाधन मैंने प्रयास किए। मैं सामान्य परिवार से हूँ, किसानी को करीब से देखा हूँ। यदि किसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो पानी की, जी। यदि हम वो अगर उपलब्ध करा दें तो निश्चित ही आज जो हम धरती के भगवान कहते हैं किसान, जिसके कारण हमारा पूरा प्रदेश की अर्थव्यवस्था चलती है, वो मजबूत हो। तो मैंने प्रयास किया और बेहतर करने का प्रयास किया। मैंने स्वास्थ्य को, शिक्षा को, स्कूल और अस्पताल को, पहुँच मार्ग तो अपने जगह है, क्योंकि जो अगर कनेक्टिविटी अच्छी हो तो लोगों तक आने जाने का रास्ता सुगम हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरी कुछ मांगे अभी भी अधूरी है। जी। मेरा एक सपना था कि गुंडरदेही विधानसभा में केंद्रीय विद्यालय हो। जी। तो उसके लिए लगभग तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर चुनाव आ गए, तो वो ठंडे बस्ते में गया। लेकिन मैं अभी लगातार सरकार से मांग कर रहा हूँ कि हमने ज़मीन भी उपलब्ध करा दी, सारे संसाधन भी हैं, केवल उनको खोलना बस है। वो चल रहा है, केंद्रीय विद्यालय की माँग। आस-पास 1-2 जगह और महाविद्यालय की माँग आई थी। कहीं-कहीं पर और कुछ-कुछ ऐसे मेरे प्रयास जो चल रहे हैं, जी। शिक्षा के को लेकर, वो अगर हो जाए तो निश्चित ही जो अपेक्षाएँ जनता ने की है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता हूँ। सबसे बड़ी बात कि मैं राजनांदगांव से नगरी तक जी। और राजनांदगांव से देवरी, बालोद होते हुए अंतागढ़ तक ये 4 लेन अगर हो जाए, क्योंकि ये इतने व्यस्तम मार्ग हो गए हैं, सैकड़ों गाड़ियाँ चलती हैं, माइंस की पूरी गाड़ियाँ देवरी होके अर्जुंदा होके इधर से निकलती है। तो वो अगर रोड कनेक्टिविटी, वो दुर्घटनाएँ भी बहुत हो रही हैं। यदि 4 लेन हो जाता है तो डिवाइडर रहेंगे, भाई जिधर चलने का उधर चलेंगे, इधर आने का उधर आएँगे, तो कम से कम दुर्घटना से भी बच जाएँगे। बहुत जल्दी भी अगर जाने को हो पहुँच सकते हैं। तो ऐसा मेरा एक प्रयास और लगातार इसमें माँग चल रही है। जी। मैं केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी से भी 2-3 बार मुलाकात कर चुका हूँ। इस संबंध में माँग रखी है। मैंने राज्य सरकार से भी निवेदन भी किया है, और अभी पिछले महीने मैं दिल्ली गया था तो और माननीय गडकरी जी से मेरी मुलाकात हुई है। मेरा प्रयास है, यदि ये मार्ग बन जाते, क्योंकि ये मेरे विधानसभा की बात नहीं है, ये छत्तीसगढ़ को दूसरे राज्य से जोड़ने की है। ये अंतागढ़ तक जाती है, तो वहाँ से उसके बाद अलग रूट बन जाता है, इधर सिहावा नगरी जाते हैं, तो राज्यों तक एक मार्ग पहुँच सकता है और कई जिला इससे लाभान्वित होंगे और यहाँ के लोगों को एक कनेक्टिविटी का रास्ता मिलेगा। ये मेरा प्रयास है, और मैं उम्मीद भी है कि ये लगभग हो जाएगा। और एक राजमार्ग जब हमारा दुर्ग से बालोद होते जो अभी चौड़ीकरण हुआ है, अंडा तक हुआ है, बाकी यहाँ तक आके छूट गया, तो मेरा तो प्रयास है कि पूरा बालोद तक जाके जुड़ जाए और ये 4 लेन दिखे, ताकि मेन जो रास्ते हैं वहां तक लोगों को आने जाने की सुविधा मिले। ये मेरा प्रयास जारी है, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इसमें सफलता मिलेगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, विधायक की जो मुख्य जो जिम्मेदारी होती है अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, वो होती है मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करना, पानी, सड़क और बिजली। आप यही बात जी, जी, कर रहे जी। हैं। लेकिन विधायक जी, हमने अभी कुछ दिनों पहले आपकी एक वीडियो देखी थी जो काफी वायरल हुई। आप जैसे हम जब राजधानी से आपके जब नगर में आ रहे हैं, तो जो गुंडरदेही से मुख्य अर्जुंदा तक मार्ग। का जो पहुंच मार्ग है, मुख्य मार्ग, उसकी डगरी काफी, जो डगरिया बोलते हैं ना, ऊंची नीची है डगरिया, वो काफी ऊंची नीची डगरिया है। और हमने देखा था कि आप उन डगर पर चलते चलते आप कह रहे थे कि ये जनता इस रास्ते से जाती है। आपने किसानों से भी वहां पर बात की जी, थी। जी। तो क्या इसके लिए आपने कभी मांग की है? नितिन गडकरी तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है क्या? नहीं, मैंने बताया ना, पिछले महीने नितिन गडकरी जी के पास गया था कि ये अगर 4 लेन बन जाए तो लोगों को सुविधाएं मिल जाएंगी। सरकार से भी, स्थानीय सरकार से मांग की हूँ। जब उसके लिए टेंडर हो चुके हैं, जी। सारी चीजें हो चुकी, तो वो फिर निर्माण पे क्यों रुका हुआ है? कृपा कहाँ अटकी हुई है? तो कृपा अटकी हुई है,
जहां से साए साए हो रही है। जी अब मुझे तो ये पता नहीं चल रहा है कि साए साए क्या हो रही है। लोग बोलते हैं कि सब काम साए साए हो रहा है, तो क्या काम साए साए हो रहा है? क्योंकि 9 महीने में, अगर मैं अपने विधानसभा प्रदेश की बात नहीं करूंगा, मैं अपने विधानसभा की बात करूं कि जितने भी कार्य स्वीकृत हुए हैं, जी जो बजटेड हैं, प्रावधान है, प्रशासकीय स्वीकृति जो गया है, प्राक्कलन तैयार है, वो तो पूरा कर दें। जी मैं नया नहीं मांग रहा हूं उनसे, लेकिन पुराने सरकार ने जो स्वीकृति दी है, जिसका प्राक्कलन तैयार हो गया है, जिसकी एस्टिमेट बजटेड है, सारी चीजें हो गई, केवल प्रशासकीय स्वीकृति के लिए गया है, लेकिन वहां पर पता नहीं कि देश के, प्रदेश के जी सरकार को क्या हो गया, प्रदेश के वित्त मंत्री को क्या हो गया कि लगता है उनको घर से पैसे दे रहे हैं, इसलिए उसको निकालने में तकलीफ हो रही। ये जनता की भलाई के लिए सरकारें आती तो जाती रहती, लेकिन आपका जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। जी ये आप मत देखें कि वहाँ पक्ष का विधायक है कि जी विपक्ष का विधायक है। जनता सबकी होती है, जनता किसी पार्टी की नहीं होती। जनता की सुविधाओं को ध्यान रखना हमारा कर्तव्य होता है, चाहे सरकार जिस पार्टी की रहे। और मैं उनसे निवेदन भी कर रहा हूँ, आग्रह भी कर रहा हूँ कि ये भेदभाव खत्म करें और जनता के आपको प्रति आप आपको जवाबदेही। कभी ऐसा लगता है कि अब विपक्ष में आप लोग बैठे हैं, प्रदेश में बीजेपी की सरकार, ऐसा कभी लगा है कि सौतेलापन किया जा रहा है जहाँ बिल्कुल पे? किया जा रहा है। मैं तो आपको उदाहरण बताया हूँ कि इतने काम स्वीकृत हुए हैं, जी लेकिन आज भी जो प्रशासकीय स्वीकृति के लिए बाट जो है अटके हुए हैं। गुंडरदेही और अर्जुंदा नगर पंचायत, जी जिनके कार्यों के भूमि पूजन हो गए थे, लगभग 7 करोड़ के काम है दोनों नगर पंचायत को देख करके। जी तत्कालीन उस समय उनके सांसद भी माननीय मोहन मंडावी जी थे, जी वो भी उस भूमि पूजन में शामिल थे। यदि मैं स्वयं करता तो चलो भेदभाव कर रहे हैं, वो भी उस भूमि पूजन में शामिल थे। उसके बाद भी वो सारे कार्य जो टेंडर हो गए थे, भूमि पूजन हो गए थे, अलॉटमेंट हो गए थे, वो सारे पैसे वापस हो गए। तो ये तो कहीं भेदभाव तो दिख ही रहा है। जी तो ऐसा मत करें, क्योंकि ये जनता की सुविधाओं का मामला है। और वर्तमान में फिर अभी आपको पंचायत चुनाव जी और नगरीय निकाय चुनाव फेस करना है। तो ये आप हमको मुद्दा दे रहे हैं जी कि जबरदस्ती आपके खिलाफ बात करें या बोलें। तो आप यदि जनता की भला चाहते हैं, तो भेदभाव को हटाकर, द्वेष को हटाकर, पार्टीगत राजनीति से हटकर जनता की सुविधाओं के लिए जो पूर्व की सरकार ने पैसे दिए थे, जो स्वीकृत था, जिसके निर्माण काम के लिए भूमि पूजन हो गए थे, उसको मंजूरी हो गई थी, उसको कम से कम वापस कर दे ताकि लोगों को सुविधाएं मिल जी। सके। जिस प्रकार से बात चल रही है सड़कों की, क्योंकि हमने भी देखा है कि सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय है, जर्जर है, लेकिन कहीं न कहीं ये माँग बार-बार पहुँचा रहे हैं और जनता को ये लगता है कि विधायक जो है सड़क को नहीं बनवा रहे हैं, ऐसा ही लगता है। जनता गरियाती विधायक को है, क्योंकि नेता और मंत्री तक बात नहीं जाती है। जनता ये कहती है कि विधायक ही गाँव हरे, विधायक अपन रोडला नहीं बनाते। तो उन्होंने साफ तौर पे सीधे-सीधे ये बात बता दी कि कहीं न कहीं उन्होंने माँग वहाँ पर उन्होंने की है कि सड़क को बनाया जाए, लेकिन अब तक उनकी माँग जो है लंबित है। जी। अब हम बात करते हैं जिस प्रकार से अभी इन्होंने कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो विधायक जी अंतिम सवाल मेरा ये है, क्योंकि आपसे बातों का सिलसिला मुझे पता है खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन समय से हम बंधे हुए जी हैं। जी। नगरीय निकाय और नगर पंचायत जो है नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, पंचायत स्तर के चुनाव होने वाले हैं। आप जो कांग्रेस में हैं, आप एक बड़ा चेहरा हैं, विपक्ष में आप मजबूती के साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कैसी तैयारी रहेगी अब नगरीय निकाय चुनाव के लिए? एक बार ज़रा हमारे दर्शकों को बताएँ। निश्चित ही ये पार्टी और संगठन तय करती है चेहरा कौन रहेगा, जी, प्रत्याशी कौन रहेगा। जरूर सुझाव हमसे भी लिए जाते हैं और संगठन से भी सुझाव लिए जाते हैं, और दोनों को तालमेल से फिर वो प्रत्याशी का चयन होता है। और जो प्रत्याशी पार्टी उतारती है, वो पार्टी का चेहरा होता है, जी, व्यक्तिगत नहीं होता वो चेहरा। फिर उस चेहरे के साथ साथ पार्टी का सिंबल होता है, तो सारे व्यक्ति फिर वो पार्टी के लिए काम करते हैं। तो ये हमारा प्रथम कर्तव्य होता है कि जिसको भी अगर टिकट मिले, पार्टी ने उस पर विश्वास किया है, जी, संगठन ने उस पर विश्वास किया, तो उसके प्रति हमारी जवाबदेही बनती, जिम्मेदारी बनती है कि उस प्रत्याशी को जिताएं और जिता करके पार्टी ने जो भरोसा किया है उस भरोसा पे कायम करें। ये सबसे पहले कर्तव्य होता है। और एक बात जो आपकी रह गई थी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें आती हैं, जाती हैं, हो सकता है कभी किसी से विचार मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, लेकिन राजनीति में एक बीच में एक ऐसे रास्ता बनना चाहिए। यदि मैं आपसे मिलूं या आप मुझसे मिले, तो जी, कम से कम नजरें मिला सके। जी। मतलब राजनीति में मतभेद होना चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना मनभेद चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतभेद जो होता है वो अलग जी, होती है, लेकिन अगर मन का भेद हो गया तो फिर विकार उत्पन्न करता है। क्योंकि जी, मन का भेद जो है, विकार जब उत्पन्न होगा, तो कई तरह के विचार मन में आ गए, फिर आदमी के लिए उनका गलत गलत तरह की सोच आती है, और उस सोच को आप फिर रोक नहीं पाएंगे। जी, तो राजनीति आती है, जाती है। आज मैं विधायक हूँ, कल कोई दूसरा बनेगा, जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं हूँ और मेरे साथ जो विपक्ष के लोग हैं, हुँ,
वो वैचारिक मतभेद जो है जी उसे हटाकर एक समरसता की भाव को लेकर जनता के प्रति हमारी भी जवाबदेही है, जनता के प्रति उनकी भी जवाबदेही, क्योंकि सरकार उनकी है लेकिन हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जनता ने हमें नेतृत्व करने का अवसर दिया है जी क्षेत्र का। तो इस उम्मीद पर दिया है कि अब पिछले 5 साल के कार्यकाल इनका देखा है, जरूर इस साल के कार्यकाल में अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। सरकार ने इसे जरूर हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और इस संघर्ष के दौर में हम पार्टी के साथ हैं, जी संगठन के साथ हैं, जनता के साथ है, और जवाबदेही हमारे समाज के साथ भी है। अपने समाज के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी एक बड़ी लड़ाई जो सामाजिक रूप से चल रही है, जो पूरे प्रदेश में जो अराजकता और अशांति का माहौल जो चल रहा है, जी हर वर्ग और हर समाज एक संघर्ष सरकार के खिलाफ। जी बलौदाबाजार कांड में देखा आपने, सतनामी समाज आक्रोशित है। अभी कवर्धा कांड में पूरे साहू समाज आक्रोशित है। जी बस्तर में हुआ कांड, पूरे आदिवासी समाज आक्रोशित है। अभी छरछेद कसडोल में फिर बलौदाबाजार में हुआ, वहां हमारे समाज के साथ हुआ, वो फिर हमारे निषाद समाज आक्रोशित है। तो जी आप सामाजिक इस राजनीति में समाज के लोगों को यदि आप नहीं साधेंगे, समाज के लोगों की मांग को आप पूरा नहीं करेंगे, जिसके साथ अन्याय हुआ है, तो निश्चित ही आने वाले समय में ये चुनौती आपके लिए होगी, और इस चुनौती को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और इसका जवाब जनता चुनाव में देगी। जी। तो जिस प्रकार से उन्होंने बताया है कि कैसे नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां इनकी हैं, और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि संगठन जो जिम्मेदारी तय करेगी, जिनको चुनेगी उनके साथ ये काम करेंगे कार्यकर्ता, क्योंकि ये कहते हैं, इनका कहना है कि कांग्रेस का हर एक नेता कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है। जी जी जी। तो जो जिम्मेदारी इन्हें मिलेगी वो जिम्मेदारी बखूबी ये निभाएंगे। विधायक जी, चलते चलते आप अपने गुंडरदेही विधायक जो गुंडरदेही की जो आपकी जनता है, जो मतदाता है, एक विधायक होने के नाते आप उन्हें क्या संदेश देंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ ही में? जी, सबसे पहली तो मैं आपला भी धन्यवाद दूं कि मोर बात क्षेत्र के जनता के साथ साथ प्रदेश के जनता तक पहुंचाए के एक प्रयास, एक चेहरा के माध्यम से, एक आवाज के माध्यम से। और मोर विधानसभा क्षेत्र के जनता जेन मोर पर भरोसा करके दोबारा मोर विधायक बना है, बोला तो मैं हृदय से, दिल से और अंतस ले धन्यवाद दूं। मैं उनकर अपेक्षा ला तो पूरा नहीं कर पाऊँ, संभव नहीं कि हर व्यक्ति आदमी के अपेक्षा ला पूरा कर, लेकिन मोर प्रति जेन ओकर विश्वास, जेन ओकर दिल में हो, जी ओकर माया के रूप में मोला प्यार मिलथे, ओकर में जीवन भर ओकर कृतज्ञ रहूं, ओकर आभारी रहूं, ओकर कर्जदार रहूं। वो इसलिए मोर एक ठो कार्यकर्ता है, छोट छोट कार्यकर्ता है, लेकिन जब गांव में जाबे तो लड़ैया उही मन और बोलैया उही मन। हम्म, कहीं काम नहीं हो तो बोल ही घलो, और काम कराए बर लड़ ही घलो। तो ऐसे पार्टी जिन देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के, देश के पार्टी कांग्रेस पार्टी के जिन एक एक कार्यकर्ता है, जी और कांग्रेस पार्टी के एक एक सिपाही जिन संस्कार से जुड़े हैं, वो संस्कारी पार्टी के जे कार्यकर्ता के साथ काम कर निश्चित ही मतलब एक बड़ा परिवार है। एक आध दो चार बात हो जाते वो अलग चीज है, लेकिन परिवार के बीच में रह के उनकर मन साथ तालमेल बना के, सामंजस्य बना के जन रहीथन, तो मैं पूरा गुंडरदेव विधानसभा के साथ साथ मोर बालोद जिला के बहुत अकन ऐसे कार्यकर्ता जेमन समय समय मोल सहयोग करते। कार्यकर्ता मन के जीवन भर आभारी रहूं, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और खासकर क्षेत्र के जनता के, और उसने जनता के साथ साथ मोर समाज के भी पदाधिकारी जिन मन मोला हाथ में उठा के एक नेतृत्व करे के अवसर दे है। तो ये सब ल मैं दिल से आभार करत हूँ कि आप सबके माया इसने बने रहे, आपके प्यार बने रहे, और आपके उम्मीद, आपके भरोसा, आपके विश्वास बने रहे। आपके उम्मीद में मैं, आपके कसौटी में जरूर खरा उतरे के प्रयास करूं। बस यही निवेदन आपसे, आप सब लोग मोड़ ढाले। राम राम, जय जोहार और जय छत्तीसगढ़। जी। तो विधायक जी, आपने फेस ऑफ छत्तीसगढ़ के लिए हमें समय दिया, इसलिए आपका भी बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे फेस ऑफ छत्तीसगढ़ में गुंडरदेही के विधायक कुंवर सिंह निषाद से, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की है और राजनीति में आने के बाद कौन-किन चुनौतियों का सामना किया है, और आने वाले समय में राजनीति में कैसे अपनी भूमिका निभाएंगे, तमाम बातों को हमारे साथ में इन्होंने साझा किया है। हमने पहले ही कहा था, बातों का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। अगले किसी फिर एपिसोड में हमारी विधायक जी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन फिलहाल अगले एपिसोड में हम मिलेंगे किसी एक और नए चेहरे के साथ। तब तक आप अपनी होस्ट यानी कि अंबिका मिश्रा को इजाजत दें। नमस्कार।